जो है ना, हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसे ये बीमारी ना हो। तो थोड़ा-सा ये एक पैटर्न बता दीजिए कि एक आम आदमी को रिकमेंड क्या करते हैं कि वो सालाना या छमाही कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वो करवाता रहे, ताकि खुदा न खास्ता अगर उसे ये बीमारी लाहक होने वाली है या हो चुकी है तो वो टाइमली डायग्नोज हो सके? ओके, ये आपका काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन है। हुँ, तो ओवरऑल हर बंदे को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, जी, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होना चाहिए। जी, अब जहाँ तक कैंसर की बात है, तो कैंसर चंद एक कैंसर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे स्क्रीनिंग का जी, रोल है। स्क्रीनिंग हम कहते हैं कि कैंसर अभी हुआ नहीं है और हम उससे पहले टेस्ट करवा रहे हैं कि कहीं कैंसर हो तो नहीं गया। जी, जी, सिम्प्टोमेटिक होने से पहले, अलामतें ज़ाहिर होने से पहले जी, जो जी, कैंसर की डिटेक्शन है उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। जी, और ये ब्रेस्ट कैंसर में, लंग कैंसर में हुँ, और सर्विक्स कैंसर में और कोलन कैंसर में जी, इस वक्त स्क्रीनिंग का डाटा है कि ये ओवरऑल सर्वाइवल इम्प्रूव करती है। जी, जो बाकी कैंसर की अगर बात करें तो वहाँ पे स्क्रीनिंग का इतना स्ट्रांग डाटा नहीं है। तो जी, आजकल चूंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो मैं स्पेसिफिकली ब्रेस्ट के हवाले से बात करूँगा। जी, तो ब्रेस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं हर फीमेल को कि जिसकी एज 20 या 20 प्लस है, जी, शी शुड बी वेल अवेयर ऑफ हर ब्रेस्ट। जी, उसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। और जिस फीमेल की एज 40 या उससे प्लस है, जी। उसको एनुअली मेमोग्राम करवाना चाहिए अपनी ब्रेस्ट का टिल यानी द कि एज ऑफ 74। अगर आपके अल्फाज को मैं सादा ज़ुबान में रिपीट करूं कि जो ख़वातीन 20 से 25 साल के दरमियान हैं, उनको खुद अपने जिस्म का मुआयना करना आना चाहिए, और जो ख़वातीन 40 से ऊपर हैं, उन्हें एनुअली एक टेस्ट होता है मैमोग्राम, आपके ब्रेस्ट का एक्स-रे होता है सादा अल्फाज में, वो आपको करवाना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर आप उस बीमारी की तरफ जा रही हैं तो टाइमली आपकी बीमारी डायग्नोज हो सके। बिल्कुल एग्जैक्टली। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें 2 तरीका इलाज हैं, एक को बोलते हैं कीमोथेरेपी, एक को बोलते हैं रेडियोथेरेपी। अब सिर्फ़ आम आदमी की समझ के लिए आप सादा अल्फ़ाज में बताएँ कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में फ़र्क क्या है? और ये एट अ टाइम एक मरीज़ को दोनों तरीका इलाज अपनाने पड़ सकते हैं, या सिंगल इलाज होता है और उसके बाद हम दूसरी की तरफ जाते हैं? ओके, आपने जहाँ तक बात की कैंसर ट्रीटमेंट्स की, तो कैंसर ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी मोडेलिटीज़ यूज़ होती हैं। जी, जी। रेडियोथेरेपी उनमें से एक मोडेलिटी है, कीमोथेरेपी एक मोडेलिटी है, इसके अलावा सर्जरी एक मोडेलिटी है। इसके अलावा आज के इरा में कुछ न्यूअर मोडेलिटीज़ आ गई हुई हैं, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी। तो ज़बरदस्त। हाँ, अगर हम सिर्फ रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में बात करें, तो रेडियोथेरेपी जो है वो यूजुअली, इसको आम अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो ये हाई एनर्जी रेज होती हैं कि जी, जिनको हम यूज़ करते हैं कैंसर सेल को किल करने के लिए। किल करने के और ये यूजुअली वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे डिजीज़ लोकल हो, ओके। लोकलाइज्ड डिजीज़ हो, किसी जी, एक एरिया में हो, तो जी। वहाँ पे रेडियोथेरेपी रेडियोथेरेपी का रोल है। रेडियोथेरेपी का रोल है कि उसको हम सेल्स की कैंसर सेल ग्रोथ को रोक किल देंगे। करने के लिए, डिजीज़ को एरेडिकेट करने के लिए, हुँ, लोकल रीजन्स को कम करने के लिए। जी। जब कीमोथेरेपी की बात करते हैं, तो कीमोथेरेपी का मतलब ये है कि ये स्पेशल साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, हुँ, हुँ, जो कि हम सिस्टेमिकली देते हैं, हुँ। इंट्रावेनस दे रहे होते हैं। और ये पूरी बॉडी के ऊपर कहीं पे भी कैंसर हो, तो उन कैंसर सेल्स को किल कर रही होती हैं। ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं। साइकोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जो आईवी यानी कि आपको आपकी वेन के ज़रिए ड्रिप की शक्ल में लगाई जी, जाती हैं, और वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो वहाँ जाके ये इफ़ेक्टिव ये रोल प्ले वहाँ करती पे हैं। कैंसर सेल्स को किल कर इसको देती कीमोथेरेपी हैं। कहते इसको हैं। अगर कीमोथेरेपी। थोड़ा-थोड़ा हम बता सकें टारगेट थेरेपी और जो आपने बताया है, ओके, दूसरी 3 जी। अक़साम। कीमोथेरेपी हम हिस्टोरिकली बात कर लेते हैं कि हुँ, जब अर्ली ऑन जो है 70s की अगर बात करें, तो सिर्फ सर्जरी और उसके बाद रेडियोथेरेपी ये इवाल्व 2 हुई। तरीका इलाज थे। जी, उसके बाद 80s और 90s में आए तो कीमोथेरेपी इवाल्व हुई। उसके बाद हार्मोनल थेरेपीज़ आई और आज का जो इरा है वो एक्चुअली है प्रिसिजन मेडिसिन का। जी। प्रिसिजन मेडिसिन हम कहते हैं कि हम पेशेंट का मोलेकुलर प्रोफाइल करवा के पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले से ही ये बात जान लेते हैं कि पेशेंट को किस ट्रीटमेंट का फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि तमाम हुँ, पेशेंट्स को एक ही ट्रीटमेंट ऑफ़र करें और एट द एंड कुछ पेशेंट ठीक हों और कुछ हुँ, ना ठीक हों। तो टारगेटेड थेरेपी इस तरह से होती है कि हमें पहले से पता होता है हुँ, कि कैंसर सेल के ऊपर कौन से टारगेट्स मौजूद हैं। जी। फिर उनके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, जो कि उन्हीं कैंसर सेल को टारगेट करती हैं जो नॉर्मल टिश्यूज़ होती हैं, उनको कुछ नहीं कहते। तो इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है, और साइड साइड इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। कम होता है, क्योंकि ये नॉर्मल मोड सेल की जी, ज़ाहिर है नॉर्मल डैमेज कम सेल को होती है। इतना डैमेज नहीं नहीं करती। करते।
और तो ये दिस इज द हम्म, मॉडर्न इरा मॉडर्न, और ये ट्रीटमेंट। अब पाकिस्तान में अवेलेबल है जी, और आप हमारे प्रैक्टिस पास कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे हम यही प्रिसीजन मेडिसिन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और ये यानी कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। सादा अल्फाज में दोस्तों ये है कि एक ज़माना था कि जब बहुत सारी चीज़ें अंदाजे के साथ की जाती थी, और अब ज़माना ये है कि बहुत सारी चीज़ें टारगेटेड की जाती हैं कि आपको पहले से पता होता है कि यहाँ कौन सी चीज़ इफेक्टिव होगी और कौन सी इफेक्टिव नहीं होगी। उससे मरीज़ का टाइम भी बचता है, सरमाया भी बचता है और जान भी बचती जी, है। यहाँ पे थोड़ा-सा मज़ीद ऐड करना चाहेंगे हुँ, कि जो आपने इम्यूनोथेरेपी का नाम लिया, तो जी। ये भी एक लेटेस्ट हुँ, मॉडलिटी है। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो अपना इम्यून सिस्टम है, जी। उनको ड्रग्स के ज़रिए इतना मज़बूत बना दिया जाता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो खुद ही कैंसर सेल को किल कर देता क्या बात है! यानी कि आप घर के बंदे साथ मिला लेते हैं, है। बिल्कुल ऐसे। एक कॉन्स्पिरेसी डेवलप जी, करके बीमारी के खिलाफ। नॉर्मली कैंसर सेल जो हैं वो इम्यून सिस्टम हुँ, से अवेड हो जाते हैं। तो हम ज़बरदस्त। इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो हुँ। कैंसर सेल सारे किल कर देते हैं। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ मिथ्स बनी हैं जो बड़े अरसे से चलती आ रही। शादी जल्दी होने से, शादी लेट होने से, बच्चे को दूध पिलाने से, बच्चे को दूध ना पिलाने से, क्या कैंसर की बीमारी का कोई ताल्लुक है? डेफ़िनेटली कुछ ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स ऐसी हैं हुँ, कि जिनका इनसे डेफ़िनेट ताल्लुक है। होता क्या है हुँ, कि अगर कोई फीमेल जो है लेट मदर बनती है, जी, एक्चुअली जो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है वो उस वक़्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फीमेल मदर नहीं बनती। जी। और फीमेल का मदर बनना और फीमेल का ब्रेस्ट फीड करवाना, ये दोनों प्रोटेक्टिव हैं हुँ, अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। सो 30 से फीमेल का रिपीट कीजिएगा? फीमेल का 30 से पहले मदर बनना जी। और बच्चे अपने को ब्रेस्ट फीड कराना, ये दोनों प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट ये ब्रेस्ट एक कैंसर। हिफाज़ती दीवार बन जाती है बिल्कुल। ब्रेस्ट कैंसर जी, होने के हवाले से। उनमें जो हुँ, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, हुँ, वो ऐसी फीमेल्स में रिस्क कम होता है हुँ, जो कि 30 से पहले हुँ, मदर बन चुकी होती हैं और ब्रेस्ट फीड करवाया होता है, हुँ। एज़ कंपेयर कि जो 30 के बाद मदर बन रही हैं और ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही। ज़बरदस्त। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, इसको ज़हन में रखिए। डॉक्टर साहब, लोग कैंसर के इलाज के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनमें ख़ास तौर पर कीमोथेरेपी में बाल गिर जाते हैं, बंदे की कंडीशन बड़ी लीन हो जाती है, उससे बड़ा डरते हैं। तो इस हवाले से कोई हौसला अफ़ज़ा आपके कमेंट्स चाहिए कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट इख्तियार करना चाहते हैं, टोटके इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये साइड इफ़ेक्ट ना फ़ेस करने पड़े और प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं आते। उस हवाले से लोगों के लिए कोई मुफ़ीद मशवरा कौन-सा है आपके पास? जी, डेफ़िनेटली जो कीमोथेरेपी हैं या फिर अदर मॉडलिटीज़ हैं ट्रीटमेंट की, उनके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। हुँ, लेकिन जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सारे वेल कंट्रोलेबल होते हैं, हुँ, और अगर आप किसी क्वालिफ़ाइड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो ड्रग्स हैं, जो कीमोथेरेपी हैं, उनको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। इस वजह से उन्हें पहले से पता होता है कि जो हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं उसके कौन से साइड इफ़ेक्ट्स अपीयर हो सकते हैं, तो वो उनको कंट्रोल करने के लिए पहले से सपोर्टिव केयर ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हुँ, आज की डेट में ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे लोग डरते हैं, वो बहुत कम हो रहे होते कम हैं। हो वो हर पेशेंट को नहीं हो रहे होते। हुँ, जो रूटीन में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी की वजह से बहुत ज़्यादा नाउज़िया, वॉमिटिंग हो रहा होता है। जी, जी। लेकिन आजकल इतनी अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं कि हुँ, जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको सपोर्टिव केयर के तौर पे दे रहे होते हैं, कि ऑलमोस्ट 100 में से किसी एक पेशेंट को हार्डली कोई वॉमिटिंग के एपिसोड हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ 99% पेशेंट्स जो होते हैं, उनको जब हम एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं, तो उनको वॉमिटिंग नहीं हो रही होती। जी, फिर इसी तरह एक न्यूट्रोपीनिया और फ़ीवर और इस तरह के इश्यूज़ का बहुत मसला होता था। तो जी, उसके लिए ऑलरेडी हम प्रोफिलैक्टिक ग्रोथ फैक्टर ऐड कर देते हैं कि हाँ, जिसकी वजह से पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया नहीं होता और फ़ीवर नहीं हो रहा होता। जी, सो जितने भी ये मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसी तरह डायरिया है, वो भी कंट्रोलेबल है। हाँ, एलोपेशिया ज़रूर होता है कुछ ड्रग्स के साथ। एलोपेशिया मीन के आपके बाल झड़ जाएँगे, वो हुँ, ज़रूर होता है। लेकिन एलोपेशिया के अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हुँ, वो सारे वेल कंट्रोलेबल हैं, और अब मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को वो नहीं हो रहे होते, बशर्ते कि आप किसी क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट के ज़ेरे इलाज हो। अच्छा, उसमें बाल तो दोबारा आ जाते हैं? डेफ़िनेटली बाल 3 टू 6 मंथ के बाद जितने आपके पहले होते हैं, जब आप ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं, उतने ही बाल वापस आ गए होते हैं। ज़बरदस्त।